आप अभी सुन रहे हैं शूरवीर सुपर जिन एपिसोड 64। स्टोरी में गहरी दलदल वाले इलाके में वीर रहेजा को मिला घोस्ट टूथ स्नेक किंग। माही से इस टॉपिक पर कुछ देर तक डिस्कस करने के बाद अवनी ने फिर वीर की ओर देखने लगा, जो ध्यान से अवनी और माही की डिस्कशन सुन रहा था। अवनी शेरगिल ने वीर रहेजा से कहा कि वह बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के बारे में और गंभीरता से सोचे। अवनी का मानना था कि इस तरह का अनुभव न सिर्फ उसके भविष्य के लिए उपयोगी होगा, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक कई स्तरों पर मजबूत भी बनाएगा। अवनी शेरगिल के ऑफिस से बाहर निकलते हुए वीर रहेजा के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। अवनी शेरगिल वाकई बहुत दयालु हैं, वीर मन ही मन सोचा, लेकिन मैं मां और अनुजा को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूं। जब भी मुझे मिलिट्री स्कूल में जाना होगा तब मुझे बार बार घर लौटकर उनकी देखभाल करनी होगी, और इसी दौरान मुझे इतना पैसा भी कमाना होगा कि जब मैं सेना में जाऊं तब मां और अनुजा बिना किसी चिंता के एक अच्छी जिंदगी जी सकें। वीर अवनी की ऑफिस से घर की ओर चलते चलते ये सभी बातें सोच रही थीं। नहीं, ये सब अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है, अभी मुझे अपनी मिशन पर फोकस करना पड़ेगा। फिर घर पहुंचते ही वीर रहेजा ने युवराज सहगल को कॉल किया और उससे जेड स्टील के तीर भेजने को कहा। उसका इरादा साफ था, वह अगले ही दिन गहरी दलदल वाले इलाके में जाने वाला था। आखिरकार अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाना उसकी पहली प्राथमिकता थी। मां ही सही कह रही थी, डॉलर यानी वीर के पास मौजूद बीस्ट सोल्स उसे एक बेहतरीन तीरंदाज बना सकते थे, और इस समय जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रहा था वह था एक अच्छा बीस्ट सोल तीर। वीर, मेरे पास 5% जेड स्टील वाले 10 तीर हैं, ये तुम रख लो। युवराज सहगल ने कहते हुए 10 तीरों का एक बॉक्स उसके सामने रख दिया। मैं सिर्फ 2 ही लूंगा, वीर रहेजा ने शांत स्वर में कहा, और अगर मैं उन्हें वापस ला सका तो तुम्हें ये भी लौटा दूंगा। सारे ले जाओ, युवराज सहगल मुस्कुराकर कहा। बदले में बस म्यूटेंट प्राणी के एनर्जी में से थोड़ा बड़ा हिस्सा दे देना, और अगर सीक्रेट ब्लड प्राणी का एनर्जी मिल जाए तो और भी बढ़िया। इतना भी लालची मत बनो युवराज, वीर रहेजा ने 2 तीर उठाते हुए कहा। मैं मुश्किल से एक म्यूटेंट प्राणी ही दे पाऊंगा, बाकी तीर तुम वापस ले लो। उसने बाकी तीरों को धीरे से युवराज की ओर सरका दिया। वीर, कूल डाउन यार, ये सब अभी तुम रख लो, बाद में लौटा देना, युवराज ने जोर देते हुए कहा। ये तीर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता मेरा परिवार किस तरह का बिजनेस करता है? क्यों तुम्हारे परिवार के पास जेड स्टील की खदानें हैं? ये पूछते हुए वीर रहेजा ने हैरानी से युवराज की ओर देखा। युवराज सहगल ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, खदानें तो नहीं है, लेकिन हमारा कुछ ग्रुप्स के साथ सहयोग है जो जेड स्टील एलॉय बनाते हैं। हमारे पास एक दुर्लभ खनिज की खदान है जो जेड स्टील की मात्रा को 7% या उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। वह खनिज बेहद महंगा है और उन ग्रुप्स को उसकी हमेशा जरूरत रहती है। इसी वजह से वे मुझे जेड स्टील हथियार प्रोडक्शन कॉस्ट पर दे देते हैं। इन तीरों की मुझे ज्यादा कीमत नहीं पड़ी, और भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। वाओ, तुम सच में कमाल के हो, वीर रहेजा ने अंगूठा उठाकर उसकी तारीफ की। युवराज सहगल ने हल्के से सिर हिलाया। असल में जेड स्टील एलॉय बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए यह काफी भारी होता है। जैसे जेड स्टील आर्मर की रक्षा क्षमता शानदार होती है, लेकिन उसका वजन इंसान की रफ्तार और सहन शक्ति को प्रभावित करता है। बीस्ट सोल्स की तुलना में इसका उतना उपयुक्त नहीं है। अगर भविष्य की तकनीक जेड स्टील की मात्रा को 50% से ज्यादा कर दे तो उसका वजन काफी कम हो सकता है। फिर कुछ पल रुककर युवराज ने पूछा, वीर, क्या तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो? अगर वे मुझे भी इस टीम में शामिल करने में मान जाए तो मैं उन्हें जेड स्टील तीर सप्लाई कर सकता हूं। दुर्भाग्य से मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी तुम इतने अमीर हो कि अपना खुद का टीम बना सकते हो और पहाड़ों की ओर निकल सकते हो। वहां म्यूटेंट प्राणी आसानी से मिल जाएंगे, वीर रहेजा मुस्कुरा के कहा। युवराज के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। मैंने कोशिश की है, लेकिन देवाश्रम में यह उतना आसान नहीं है जितना मेरे पुराने आश्रय में था। अवनी शेरगिल की सैन्य शक्ति यहां बहुत मजबूत है, कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है वे पहले ही ग्रैंड मास्टर के गैंग में हैं। हालांकि मैं अमीर हूं,
लेकिन स्टार ग्रुप जैसे मॉन्स्टर को उकसाने की हिम्मत मैं भी नहीं कर सकता। और जो बाकी प्रतिभाशाली लोग हैं वे सब भीम के टीम में हैं। यहां और कोई भी काबिल फ्रीलांसर बचा ही नहीं है। सच कहूं तो मेरे पास पैसा खर्च करने की भी कोई जगह नहीं है। वीर रहेजा ने धीरे से सिर हिलाया। वीर इस एहसास को गहराई से समझ सकता था। जब ग्रैंडमास्टर और अवनी शेरगिल दोनों ने उसे अलग थलग कर दिया था, तब देवाश्रम में उसके लिए जिंदा रहने का लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। युवराज से बातचीत करके अपने घर लौटने के कुछ समय बाद वीर रहेजा ने देवाश्रम में टेलीपोर्ट किया और आधी रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर निकल गया ताकि ग्रैंडमास्टर के गैंग की नज़र उस पर न पड़े। अपना सामान संभालते हुए वह कम इस्तेमाल होने वाले रास्तों से गुजरता हुआ गहरी दलदल वाले इलाके की ओर बढ़ चला। दूसरों के लिए वह दलदल नर्क जैसा था, लेकिन पर्पल विंग ड्रैगन के बीस्ट सोल के साथ वीर रहेजा के लिए वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बिना किसी खास रुकावट या खतरे के वह सफलतापूर्वक गहरी दलदल वाले इलाके में दाखिल हो गया। दलदल के पास ही नहीं, भीतर भी उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। उसने बिना जोखिम उठाए एक ऐसी जगह चुनी जहां कोई नहीं था। फिर उसने ब्लैक बीटल और बैंगनी पंखों वाला ड्रैगन के बीस्ट सोल को बुलाया। अपने बैंगनी पंख और सुनहरे आर्मर पहनकर वीर रहेजा ने एक बार फिर अपनी सारी सामान की जांच की और उड़ते हुए गहरी दलदल के भीतर बढ़ गया। दलदल का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस फोरम में बताया गया था। वहां उड़ने वाले प्राणी सच में बहुत कम थे। कभी कभी उसे कुछ सड़े गले मांस खाने वाले पक्षी दिख जाते, जिनके लिए वह तीरों का इस्तेमाल भी नहीं करता था। अगर कोई पक्षी पास आने की हिम्मत करता तो वह शूरा की तलवार से उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देता। दलदल में जहरीले जानवरों और कीड़ों की भरमार थी। एक दिन से भी कम उड़ान के बाद वीर रहेजा की नज़र एक म्यूटेंट प्राणी पर पड़ी। वह ट्रक के आकार का 3 पैरों वाला डरावना मेंढक था, कीचड़ में बैठा हुआ। उसका शरीर उभारों से भरा था और उससे हरी गैस निकल रही थी। वीर रहेजा को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। भले ही वह उसे मार देता, उसका मांस इतना ज्यादा था कि वह उसे बाहर ले जा ही नहीं सकता था। उसे खाने में भी महीनों लग जाते और सिर्फ कुछ म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स के लिए यह मेहनत बेकार थी। 2 घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद उसे एक और म्यूटेंट प्राणी दिखाई दिया। काले और सफेद सांपों के झुंड से घिरा हुआ एक ब्लूड रेड स्नैक किंग सड़क के बीच जा रहा था। वीर रहेजा उसके पास नहीं गया। वह हवा में मंडराता रहा, अपने विशाल पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए। सांपों को वीर के मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने तरकश से एक तीर निकाला, एक छेद में धागा डाला, तीर चढ़ाया और 1 फुट लंबे स्नैक किंग पर निशाना साधा। फिर अचानक वीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका तीर बिजली की तरह उड़ गया। ब्लड रेड स्नैक किंग अभी अपना मुंह खोल ही रहा था एक चूहे जैसे प्राणी को निगलने के लिए, और उसी पल एक काली परछाई वहां से गायब होकर सीधे उसके पेट में घुस गई। उसका पेट चीरते हुए स्नैक किंग दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगा और तेज फुफकार गूंजने लगी। आसपास के काले और सफेद सांप पागल हो गए, लेकिन दुश्मन कहाँ है यह वे समझ ही नहीं पाए। स्नैक किंग के पेट से खून बहता रहा और कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह शांत हो गया। म्यूटेंट घोस्ट टूथ स्नेक किंग मारा गया। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुआ। इसका मांस खाने पर 0 से 10 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स मिल सकते हैं। वह अद्भुत आवाज वीर रहेजा के दिमाग में गूंज उठी। उत्साहित होकर उसने धागे को खींचा और घोस्ट टूथ स्नेक किंग के शरीर को हवा में ऊपर खींच लिया। वह धागा देखने में बाल से ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन हाईटेक प्रोडक्ट होने की वजह से बेहद मजबूत था। ऑलमोस्ट 1 टन से भी ज्यादा वजन सहने में सक्षम था। घोस्ट टूथ स्नेक किंग का वजन सिर्फ कुछ दर्जन पाउंड था। वीर रहेजा ने उसे बिना किसी परेशानी के ऊपर खींच लिया।